दोस्तों, सबसे पहले तो मैं श्रेय यशी जी, ब्यूटीफुल प्लेसेस और मनोज कुकरेती जी का बहुत 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 धन्यवाद अदा करता हूँ। बहुत धन्यवाद उनको बोलता हूँ कि उन्होंने उत्तरांचल डायरीज़ को जो अपना आर्थिक सहयोग दिया है, वो वाक़ई में एक बहुमूल्य सहयोग है, एक अतुलनीय सहयोग है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा संजय पीटर भाई, आपकी बातों से मैं इतना इम्प्रेस हुआ हूँ, आपने जो मेरे को लिखा है उससे मेरे अंदर एक नई शक्ति और एक नया आत्मबल मेरे अंदर आया है। और यकीन मानिए, अब आप कोशिश करूँगा कि निराशाजनक बातें ना करूँ, पॉजिटिव रहूँ और जल्दी ठीक होने की कोशिश करूँ। इसके अलावा आप सभी जो मेरे अभिन्न मित्र हैं, जो मेरे चैनल पर लगातार आते हैं, आप सभी लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ मेरे दुख में शामिल हुए। आपने मेरी परेशानियों को अपने दिल की गहराइयों में उतारा, उसे समझा और मेरे दुख में दुखी भी हुए। मैं स्पीचलेस हूँ, मुझे नहीं पता था कि इतना प्यार मुझे आप लोग करते हैं। आप लोग जो मुझे प्यार करते हैं, जो प्यार आपसे मुझे मिल रहा है, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों। मैं अब आप लोगों को का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज बातें करता हूँ उत्तराखंड में जो हमारे कुछ बाघ मैन ईटर हुए थे उनके विषय में। आप यहाँ पे बाघ से थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे बाघ का मतलब है लेपर्ड, टाइगर नहीं। एक्चुअली टाइगर, बाघ को टाइगर बोलते हैं। मेरा मतलब टाइगर को हिंदी में बाघ कहते हैं और लेपर्ड को हिंदी में तेंदुआ कहते हैं। लेकिन हमारे उत्तराखंड में ये दोनों बाघ ही कहलाते हैं। तो इसलिए जब भी मैं बाघ शब्द बोलूँ तो मैं आप समझ जाइएगा कि मैं तेंदुए की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ बाघों के बारे में चर्चा करते हैं जो मैन ईटर हुए थे आज। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कुछ और आदमखोर गुलदारों के विषय में, जो उत्तराखंड की पवित्र देवभूमि पर समय समय पर आदमखोर बन गए। उनमें से कुछ तो परिस्थितिवश और कुछ जानबूझकर आदमखोर बने। दोस्तों, 30 दिसंबर 1977 का दिन वो दिन था जिस दिन गढ़वाल और कुमाऊं में 3 गुलदार एक साथ नरभक्षी हो गए और 3 इंसानों को उन्होंने मार डाला। अब उन घटनाओं के विषय में कुछ हल्का फुल्का मोटा मोटा गाइड, मतलब संक्षिप्त में मैं आपको बताता हूँ, सुनिए आप। पहली घटना गांव, ये फैगुल नाम का गांव था जो मखलोगी पट्टी में था, जिला टेहरी, वहाँ घटी। हुआ यूँ कि शाम के करीब 5:30 बजे फूलदेई नाम की एक महिला अपने घर के पास के खेतों में घास वगैरह काट रही थी कि अचानक नरभक्षी बाघ ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला, ले गया, खा गया। फूलदेई एक विडो थी, एक विधवा महिला थी, बड़े अभाव में, बड़ी कठिनाई में अपना और किसी तरह से अपने 4 बच्चों का, जिसमें उदय सिंह जिसकी उम्र मात्र 15 साल थी, यानी सबसे बड़ा लड़का जो था वो 15 साल का था, धन्नो 13 साल, सुषमा 11 साल और 9 साल का शीशपाल, बड़ी मुश्किल से इनको पाल पोस रही थी। लेकिन कुछ ही क्षणों में नरभक्षी बाघ ने फूलदेई को मार दिया और उसके बच्चों को अनाथ कर दिया। अब बच्चों के सर से जो पिता का साया था वो तो पहले ही उठ चुका था, काफ़ी समय पहले, और नरभक्षी ने माँ को भी छीन लिया। अब ऐसा कोई नहीं था जो इन बच्चों की देखभाल कर सके, इनकी लालन पालन की जिम्मेवारी ले सके, कोई था ही नहीं ऐसा। तो यार, बाघ बाघ है यार, क्या कर सकते, मौत जिसकी आई हो क्या करे। फैगुल के आसपास के क्षेत्र में 1997 में नरभक्षी बाघ ने 5 इंसानों को मौत के घाट उतार दिया था। दूसरी घटना ये माला बदलपुर पट्टी, ये भी पौड़ी गढ़वाल जिले में है, उसमें नगधार गांव की है। गांव के एक निवासी दाता राम जी की 10 साल की बेटी ममता,
वो गोधूली के समय गांव के नज़दीकी जो खलिहान वगैरह होते हैं उनमें अपने एक साथी के साथ खेल रही थी। अचानक ममता ने देखा कि एक बाघ ने उसके साथी, जो नरेंद्र उसका नाम था, उसके ऊपर छलांग लगा दी है। अब जब उसे देखा कि नरेंद्र को ले जा रहा है तो ममता ने जो है शोर मचाना शुरू कर दिया। अब शोर सुन के गाँव वालों ने तो सुना, लेकिन इधर बाघ को भी गुस्सा आ गया। बाघ को गुस्सा आया तो बाघ ने नरेंद्र को तो छोड़ दिया, लेकिन ममता को पकड़ लिया और उसे उठाकर जंगल की ओर चल पड़ा। बच्ची भयानक दर्द से छटपटा रही थी और चिल्ला रही थी। अब ममता की चीख पुकार ने बताया ना गांव वालों तक भी पहुंच रही थी। तो गांव के जो लोग थे वो लोग सब दौड़ के आए और ममता को ढूंढने के लिए उसी दिशा की ओर चल पड़े जिस दिशा में बाघ गया था। दोस्तों, आधी रात से भी ज़्यादा का समय हो गया। पूरे आसपास का जंगल छान मारा लोगों ने, बहुत तलाशा, लेकिन ममता नहीं मिली। अब सब वापस आ गए। फिर दूसरे दिन सुबह दोबारा तलाश करने के लिए गांव वाले निकले तो गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर ममता के शरीर के कुछ अवशेष पड़े हुए मिले। ममता को नरभक्षी पूरा खा गया था यार। उसकी हड्डियां वड्डियां, कुछ कपड़े वपड़े ऐसी कुछ पड़े हुए मिले वहाँ पे, पूरा खा गया था। तीसरी घटना पिथौरागढ़ जिले में बड़ावे गांव की है। बड़ावे क्षेत्र के दुर्गापुर तोक में करीब शाम का 7 बजे के आसपास का टाइम था। यहाँ के एक निवासी श्री मोहन राम जी, उनका 7 साल का बेटा अपने घर के आंगन से जो है घर के अंदर की ओर जा रहा था, अपने बरामदे से घर के अंदर की ओर जा रहा था और वहीं पे एक बाघ जो है घात लगाए हुए बैठा हुआ था। जैसे उसने उसको अंदर जाते हुए देखा, उसने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और उठा के ले गया, जान से मार दिया, खा गया। 2.5 महीने के अंदर इस क्षेत्र में ये तीसरी घटना थी जो किसी ये एक्टिव मैन ईटर द्वारा की गई थी। इस पिथौरागढ़ वाली बात को बता रहा हूँ। जनवरी 1997 से लेकर जुलाई 1997 तक नरभक्षी बाघों ने पौड़ी, टेहरी, नैनीताल, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिलों में 26 इंसानों को मार डाला था मात्र 2-3 महीने में। अकेले पौड़ी जिले में सन 1994 से लेकर सन 1997 तक नरभक्षी बाघों ने 118 इंसानों को मारा और 83 लोगों को घायल कर दिया था। ऐसी हालत में जीते उत्तराखंड के लोग। कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जिनमें बाघों द्वारा इंसान पर जो हमले हुए, अटैक हुए, वो अकस्मात हो गए। वो नहीं होने थे लेकिन हो गए। जैसे 1997 25 दिसंबर की एक सुबह रुद्रप्रयाग जिले के सोनी गांव में की घटना है। वहाँ के एक 50 वर्षीय एक व्यक्ति थे, दयाल सिंह जी। वो अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल में गए। जिस जगह में वो बकरियों को चरा रहे थे वहीं पर एक बाघ अपने एक शिकार को खाने में व्यस्त था और दयाल सिंह जी टहलते टहलते उसके नज़दीक पहुंच गए। उन्हें भी नहीं पता था कि यहाँ पे बाघ है। अब बाघ ने उनको देखा तो बाघ को ये लगा कि ये व्यक्ति जो आया हुआ है ये इसका शिकार छीनने के लिए आया हुआ है। तो उस भूखे और वो खूंखार बाघ ने दयाल सिंह जी पर हमला करके उन्हें मार डाला। दूसरी घटना गांव भुवाली, नॉट भवाली, भुवाली, ये एक तहसील लैंसडाउन की है जो जिला गढ़वाल। वहाँ के एक निवासी योगेंबर सिंह जी की पत्नी बीना देवी थी। वो 4 जनवरी 1998 की शाम को करीब 5:30 बजे लकड़ी लेने जंगल जा रही थी। अब वो जिस रास्ते पे चल रही थी उसके पास में ही कुछ झाड़ियाँ थी और उस झाड़ियों में जो है एक मादा बाघिन अपने शावकों के साथ बैठी हुई थी, लेटी हुई थी, रेस्ट कर रही थी। अच्छा, जब बाघिन ने देखा ये महिला आ रही है, हाथ पे धराती है और लकड़ी अकड़ी है, तो उसको ये डाउट हुआ कि ये महिला उसके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो उसने तुरंत इस महिला पर आक्रमण कर दिया
बीना देवी ने किसी तरह से इस बाघिन के आक्रमण से अपने आप को बचाया और बचा के दर्द से चीखते चिल्लाते हुए गांव तक तो वापस लौट गई, पहुंच गई गांव। उसके शरीर में कई जगह बाघिन के पंजे लगे हुए थे, तो बहरहाल वो बच गई, लेकिन गांव तक पहुंच गई, बच गई, अपने घर पहुंच गई। ये हमले ऐसे थे जो अकस्मात हो गए थे, मतलब इस पर किसी की गलती नहीं थी। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि उसकी गलती या उसकी गलती। पहली घटना जो मैंने आपको दयाल सिंह जी वाली बताई, उसकी यदि बाघ आदमखोर होता तो वो दयाल सिंह जी को मारता ही नहीं, वो तो पूरा खा जाता, लेकिन उससे मारा और बॉडी को छोड़ दिया। और इस ये जो बीना देवी वाला मामला जो है, इस घटना में भी अगर बाघिन आदमखोर होती तो आप लोग खुद सोचिए, क्या बीना देवी अपनी जान बचाकर अपने घर तक या अपने गांव तक लौट पाने में सफल हो पाती? अगर वो मैन ईटर होती तो नहीं हो पाती, क्योंकि मैन ईटर कहाँ छोड़ती। लेकिन गढ़वाल और कुमाऊं में कई घटनाएं ऐसी भी देखने के लिए मिली जिसमें बाघ ने जानबूझकर इंसान पर हमला किया है। सन 1995 से लेकर 1997 तक हाँ 18 महीनों में पौड़ी जिले के पाबो क्षेत्र में एक जोड़ा बाघ, यानी कि दो, एक बाघ एक बाघिन, उनकी जोड़ी, वो नरभक्षी हो गई। उन्होंने 36 लोगों को मार दिया और 25 लोगों को घायल कर दिया था। सोचो, 6 जुलाई 1997 को इस नरभक्षी बाघों की इस जोड़ी की जो फीमेल थी, जो मादा बाघ थी, उसको वन विभाग के कर्मचारियों ने एक पिंजरे में पकड़ लिया था। वो सफल हो गए थे उसको पकड़ने में। एक्चुअली पिंजरे में उन्होंने बेट के रूप में एक बकरी बांध दी थी, जिसके लालच में वो अंदर गई और पिंजरे में बंद हो गई। वन विभाग के कर्मचारी इस बाघिन को पौड़ी ले जाना चाहते थे, लेकिन इस क्षेत्र की जो महिलाएं थी वो बड़ी उत्तेजित थी और उनको ये शक था कि ये वन विभाग के कर्मचारी इस बाघिन को यहाँ से तो ले जाएंगे, लेकिन किसी नज़दीक के ही किसी जंगल में ले जाकर इसे छोड़ देंगे और ये फिर वहाँ से लौट के इसी क्षेत्र में आएगी और फिर इन लोगों की जान के लिए आफत बन जाएगी। तो इस शक और मानसिक तनाव की स्थिति में इन महिलाओं ने इस बाघिन पर मिट्टी का तेल डाला और इसे जिंदा ही जला दिया। यार, हालांकि मेरी नज़र में ये रिवेंज का कोई तरीका नहीं था, लेकिन जिनके परिजनों पर बीती हो या जो इस डर और आतंक के माहौल में जी रहा हो, उसके बारे में सोचा जाए और उसकी मनोदशा को समझा जाए, तो ये औरतों को भी मैं एकदम गलत नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि किसी ने बच्चा, किसी ने पति, किसी ने पिता, किसी कुछ ना कुछ, किसी ना किसी की मौत देखी थी अपनी आंखों के सामने, तो मैं इनको भी गलत नहीं कह सकता हूँ। लेकिन फिर भी जला देना यार, जिंदा जला देना यार, ये तो क्रूरता की हद को पार करना था यार। मैं थोड़ा सा इसके फेवर में नहीं हो पा रहा हूँ। यदि इन महिलाओं को वन विभाग के जो कर्मचारी थे इनके ऊपर शक था, तो उनको क्या करना चाहिए था, अपने गांव के कुछ जिम्मेदार पुरुषों को उनके साथ भेजती और चेक करवाती कि ये क्या हो रहा, क्या कर रहे हैं। तरीका तो यही बनता था, लेकिन खैर चलो, क्या कहा जा सकता है, जो भी दिया सो भी दिया। इस घटना के कुछ समय बाद इस बाघिन का जो साथी था नर बाघ, वो पश्चिम नयार में एक गाड़ है, उसके ऊपर एक पुल था, सिमली का पुल कहते हैं उसे, उस पर मरा हुआ मिला। ये जो नरबाग था बहुत बूढ़ा हो गया था और उसका एक कैनाइन भी टूटा हुआ था, लेकिन जो बाघिन थी वो पूरी तरह विकसित और बाघिन थी, मतलब बड़ी खूबसूरत और बड़ी यंग थी वो। ये जोड़ा जो है मिलकर शिकार करता था। इधर ये जो बाघ था जिन मनुष्यों पर हमला करता था, उन्हें जान से मारने के लिए वो इस बाघिन पर ही निर्भर रहता था, क्योंकि जान से वही मारती थी। दोस्तों, बाघों और मनुष्यों का आमना सामना हमेशा होता रहा है, अभी भी हो रहा होगा कहीं ना कहीं, और आगे भी जारी रहेगा। ये कॉन्फ्लिक्ट रुकने वाला नहीं है, ना पहले आज तक कभी रुका, ना आगे कभी होगा।
कभी बाघ मनुष्य का शिकार करते हैं तो कभी मनुष्य बाघ का शिकार करता है। दोस्तों उस दशक में 115 बाघ मारे गए थे। एक बार मैं फिर क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, मैं कहानी में गुलदार या तेंदुआ, जिनको अंग्रेजी में लेपर्ड बोलते हैं, मैं उनको बाघ बोल रहा हूँ, उनको बाघ नाम से संबोधित कर रहा हूँ, क्योंकि उत्तराखंड में हम हमेशा से बाघ ही कहते आए हैं यार। तो जो हम लोग की जुबान है ना, ये इससे बाघ शब्द ही चढ़ा हुआ है। हम देखेंगे तो हमारे मुंह से बाघ ही निकलेगा, वो शेर हो, बबड़ शेर हो, चीता हो, तेंदुआ हो, कुछ हो, अरे बाघ, बस यही निकलेगा। तो आप लोग समझ जाइएगा कि मैं लेपर्ड की बात कर रहा हूँ, टाइगर की नहीं। क्या करूँ यार, आदत से मजबूर हूँ। बाघ 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 एगो, बाघ एगो, बाघ होने यार, मतलब बाघ ही है। खैर दोस्तों, देहरादून जिले के रायपुर क्षेत्र और उससे लगे टिहरी जिले के कुछ क्षेत्रों में जनवरी 2001 से लेकर अप्रैल 2001 के बीच एक मैन ईटर एक्टिव हो गया। इस बाघ ने अपना पहला शिकार रायपुर ग्राम सभा के केसरवाला गांव में, धर्मेंद्र सिंह जी थे, उनकी 10 साल की लड़की थी दीपा, उसको अपना शिकार बनाया। 12 जनवरी 2001 में अपना, हाँ 12 जनवरी को पहला शिकार उसने इसको बनाया, दीपा को। घटना के समय दीपा के दादाजी और उसका छोटा भाई घर के आंगन में बैठ के अंगीठी सेक रहे थे। हमारे पहाड़ों में अंगीठी सेकने का बड़ा वो है ना, जाड़ों में, तो बैठ के अंगीठी सेक रहे थे। दीपा घर के कमरे से निकल के आंगन की तरफ आई तो वहाँ पहले से एक गुलदार घात लगा के बैठा हुआ था। मैंने गुलदार कहा, गुलदार घात लगा के बैठा हुआ था। जैसे ही दीपा उसकी रेंज में आई, उसने एक छलांग लगाई दीपा को और पीछे से पकड़कर, मतलब उसकी गर्दन को पकड़ लिया, उसे खींचता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। ये घटना घटी और इत्तेफाक ये था कि उस टाइम बिजली नहीं थी, लाइट चली गई थी। लाइट चली गई थी और चारों तरफ अंधेरा हो गया था। चारों तरफ अंधेरा ही फैला, जब लाइट ही नहीं है तो अंधेरा फैल गया था, तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था स्पष्ट। दादाजी चिल्लाए, वो बच्चा जो छोटा भाई था वो चिल्लाया, चीख सुन के परिवार वाले आए। परिवार वालों ने शोर मचाना शुरू किया तो शोर सुनकर दूसरे और जो आस पड़ोस के गांव वाले थे वो भी आ गए, वो भीड़ जमा हो गई। और जब उनको पता चला इस घटना के बारे में कि दीपा को गायब हो गई है, बाघ ले गया, तो एक पेट्रोमैक्स जलाकर उसकी सहायता से दीपा को ढूंढने के लिए निकले। धर्मेंद्र सिंह जी के घर से लगभग 30 फीट दूर उन्हें दीपा के का जो खून था उससे सनी हुई उसकी जैकेट, और उसके थोड़ा सा और कुछ दूर आगे जाकर जमीन पर खून के धब्बे दिखाई दिए। देर रात तक बहुत कोशिश करी गांव वालों ने कि दीपा को ढूंढा जाए, सब बहुत जहां तहां जाके देखा लेकिन नहीं ढूंढ पाए। अब अगले दिन उसे दोबारा ढूंढने के लिए गांव वाले निकले, तो गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक नहर के पास झाड़ियों के अंदर उन्हें दीपा की जो है आधी खाई हुई बॉडी मिली। बॉडी जमीन पे मुंह के बल पड़ी हुई थी। बाघ ने दीपा के शरीर को गर्दन की ओर से उसकी जो दाहिनी छाती तक उतना पूरा खा लिया था, और उसका जो दायां हाथ था वो भी शरीर से अलग पड़ा हुआ था। दीपा की ये जो असमय मौत थी, बच्ची थी यार बेचारी, हमें बोलने में दुख हो रहा है तो जो लोग होंगे वो कितने दुखी हुए होंगे। और इस घटना के कारण केसरवाला और उसके जो आसपास के क्षेत्र जो थे वहाँ पे आदमखोर बाघ का आतंक छा गया। मतलब अब ये हो गया कि यहाँ पे आदमखोर है। इस घटना से जो वहाँ की पब्लिक थी, जो लोग थे, वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गए थे और उन्होंने सुबह 8 बजे से रायपुर माल देवता सड़क पर जाम लगा दिया, ट्रैफिक जाम कर दिया। सारा ट्रैफिक जाम हो गया और दोनों तरफ गाड़ियों की लाइनें लग गई। जब ट्रैफिक जाम है तो लाइनें लगी नहीं थी। फिर उप जिलाधिकारी उस टाइम में राजेश त्यागी थे वो, और सहायक वन संरक्षक IAS सिद्दीकी, वो दोनों वहाँ आए और वहाँ के आकर के उन्होंने जो लोग थे उनको आश्वासन दिया कि इस बाघ के आतंक को समाप्त करने के लिए जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कार्रवाई की जाएगी।
और फिर काफ़ी दोनों तरफ से डिस्कशन के बाद करीब 4 घंटे के बाद गांव वाले इनकी बातों से आश्वस्त हुए और उन्होंने ट्रैफिक खोल दिया, यानी कि जो जाम लगाया था जाम खोल दिया। क्या करते यार, पब्लिक भी क्या करे यार। इस घटना के संबंध में जो पब्लिक थी उसकी भावनाओं को समझते हुए वन्य जीव प्रतिपालन विभाग उत्तरांचल देहरादून ने बाघ को आदमखोर घोषित कर दिया और साथ ही ये घोषणा कर दी कि इसे पकड़ने या मारने के जो कोशिशें हैं वो चालू कर दी जाए। विभाग ने पिंजरा लगाने के साथ साथ कुछ ट्रेंड हंटर्स को भी नियुक्त किया कि अगर आवश्यकता पड़ जाए तो इस नरभक्षी को तुरंत गोली मार देना। तो अपनी तरफ से फॉरेस्ट ने विभाग ने भी तैयारी कर ली। लगभग 2 महीने बाद 9 मार्च 2001 की शाम को 6:30 बजे न्याय पंचायत भरवा काटल के महेंद्रपुर माजरा गांव में रविंद्र प्रसाद जी की 4 साल की बेटी आरती घर की चौखट के पास खेल रही थी। घर की जो चौखट होती है उसके पास में खेल रही थी। उसके नज़दीक ही उसकी माँ बैठी हुई कुछ घरेलू अपने काम वाम कर रही थी जो होते हैं औरतों के घर के काम वगैरह। अचानक पता नहीं कहाँ से नरभक्षी प्रकट हुआ, उसने आरती को उठाया और उठाकर ले गया। अब आरती की माँ ने शोर मचाना शुरू किया। आसपास के लोग फिर जमा हो गए और आरती की तलाश में उस ओर दौड़े जिस ओर नरभक्षी बाघ गया था आरती को लेकर। सारी रात दोस्तों आरती को ढूंढा गया लेकिन वो नहीं मिली। फिर दूसरे दिन 8 बजे के आसपास गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर आरती का अध खाया शव, यानी कि आधा खाया हुआ शव झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला। अब वन विभाग वालों ने आरती के परिवार वालों से रिक्वेस्ट करी कि आप लोग इस बच्ची को शव को जो है अभी ऐसे ही रहने दें, क्योंकि इसे खाने के लिए बाघ दोबारा आएगा और बाघ की ये आदत होती है कि वो अपने शिकार पर दोबारा लौटता है। और अगर आप लोग अपनी इस बच्ची को यहीं पर रहने देंगे तो वो अपने शिकारियों को यहाँ तैनात कर देंगे और जैसे ही बाघ आएगा तो वो शिकारी जो है बाघ को गोली मार देंगे और जिससे नरभक्षी मारा जाएगा और कई निर्दोष बच्चों की और लोगों की जान जाने से बच जाएगी। अगर आप लोग थोड़ा सा इतनी मेहरबानी अगर अपने बच्ची के प्रति अगर थोड़ा मतलब बॉडी से हेल्प करवा सकें। आरती के परिवार वाले इस बात को मान गए। बच्ची तो मरी गई थी, क्या करना था, उसका अंतिम संस्कार ही होना था। तो उन्होंने कहा ठीक है 1 दिन के बाद कर लेंगे। तो उन्होंने बच्ची का शव जो है वन विभाग के हवाले कर दिया। वन विभाग ने भी अपने कुछ शिकारी आरती की शव के आसपास अलग अलग जगहों पर बैठा दिए। तो ऐसे ऐसे बैठा दिए कि वो आरती जो है हर एक की नज़र पर रहे। अब शुरू हुआ इंतज़ार। पहले शाम ढली, फिर रात हुई, फिर आधी रात हो गई, फिर सवेरा भी हो गया। और जब सवेरा होने पर, उजाला होने पर जब अंजलि के शरीर को देखा गया तो उसके शरीर का बचा हुआ पैर भी गायब था। यार सोचो कितना चालाक और कितना हिम्मती गुलदार रहा होगा वो, जो आधी रात में इतने शिकारियों के बीच में से उनको चकमा दे करके आता है, अंजलि के शव के पास पहुंचता है और उसमें से उसके पाँव को उठाता है और चला जाता है। जैसे वन विभाग के शिकारियों से बोल रहा हो कि बेटा तुम चाहे कितना गहरा पैरा लगा लो, तुम कुछ कर लो, अगर मैंने इसे खाना है तो मैं इसे खा कर ही रहूँगा। बल्कि एक तरह से कहा जाए तो इस आदमखोर ने वन विभाग का के शिकारियों का जो चैलेंज था इसे स्वीकार कर लिया कि आऊँगा और खाऊँगा, और चैलेंज स्वीकार के जीत भी गया। मतलब हंसने की बात नहीं, लेकिन उसकी चालाकी सोच रहा हूँ ना मैं। और जब ये बात गांव वालों को पता चली कि शिकारियों के रहते हुए भी आदमखोर आया और बच्ची के पैर को उठाकर चला गया, तो अब आप लोग बेहतर समझ सकते हैं कि गांव वाले कितने उत्तेजित हुए होंगे, उनकी क्या पोजीशन हुई होगी, क्या हालत हुई होगी, आप लोग खुद समझ सकते हैं। आप लोगों के सामने ऐसा हो जाए तो आप लोग क्या करेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने वन विभाग के रेंज कार्यालय में जाके जम के तोड़फोड़ करी, जितना तोड़फोड़ कर सकते थे।
और जो कर्मचारी थे उनका घेराव कर दिया। फिर रायपुर चौराहे पे जो है जाम लगा दिया। बहुत ही विषम स्थिति पैदा हो गई थी। अब इस बात की सूचना जब प्रशासन को मिली तो उप जिलाधिकारी विनोद कुमार रतूड़ी जी, प्रभागीय वन अधिकारी गंभीर सिंह जी और सहायक वन संरक्षक वही IK सिद्दीकी जी, ये तीनों लोग यहाँ आए। इन लोगों को देखकर गांव वालों ने इनसे बात करी और बोला कि भाई ये जो बाघ की शिकार ये जो आरती है इसके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए। बाघ के आतंक से निजात दिलाने के लिए विभाग कोई ठोस कार्रवाई करे, जितना जल्दी हो सकता है हमें इस बाघ से मुक्ति दिलाए, और साथ ही गांव वालों को भी ये अनुमति दी जाए कि वो इस बाघ को मार दें, क्योंकि बाघ को मारना आम को अलाउ नहीं है ना। प्रभागीय वन अधिकारी गंभीर सिंह जी ने गांव वालों के जो गुस्सा था, जो उत्तेजना थी, उसको देखते हुए उन्हें आश्वस्त किया। उनको बोला कि जो बच्ची है आरती, इसके परिजनों का जो भी मुआवजा है वो उसके लिए गवर्नमेंट को जो एक संस्तुति भेज देंगे, मतलब गवर्नमेंट को लेटर लिख देंगे कि इसके परिजनों को कुछ जो भी मुआवजा है वो मिलना चाहिए। इसके अलावा बाघ को मारने के लिए इस क्षेत्र में 6 और प्राइवेट और विभागीय शिकारियों को भी नियुक्त किया जा रहा है और जल्द ही शिकारियों की संख्या और बढ़ा दी जाएगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि आत्मरक्षा में यदि आप में से कोई भी व्यक्ति बाघ को मार देता है तो हम उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और जब सब ये बातें गांव वालों की इनका लोगों ने स्वीकार कर ली तो गांव वालों ने भी जान हटाकर अब ये जो जाम लगा रखा था, ट्रैफिक जाम किया हुआ था, वो जाम हटा दिया और रास्ता खोल दिया। वो भी आश्वस्त हो गए कि हाँ अब ये लोग करेंगे। 9 अप्रैल 2001 की रात को 9:30 बजे माल देवता और केसरवाला के बीच एक गांव है खैरी मान सिंह। यहाँ में एक 9 साल की बच्ची आरती पुंडीर, इस बच्ची का नाम भी आरती ही था, आरती पुंडीर, अपने नाना बलवीर सिंह जी के साथ फ्रेश होने के लिए घर के आंगन में आई। शाम का टाइम था। तभी घर के किनारे एक अंधेरी सी जगह में घात लगाए हुए आदमखोर बैठा हुआ था। उसने जो है आरती पर हमला कर दिया और उसे दबोच कर खेतों की ओर दौड़ गया। अब बलवीर सिंह जी वो भी पहले तो एकदम से चौंक गए और उसके बाद फिर शोर मचाते हुए आदमखोर के पीछे दौड़ गए। उनके शोर को सुनकर के गांव के और लोग भी शोर मचाते हुए आदमखोर के पीछे पीछे दौड़ने लगे। आदमखोर कुछ देर तक तो बच्ची को लेकर दौड़ता रहा। फिर उसने उस बच्चे के शरीर को एक जगह पर नीचे रखा और एक खेत की मेड़ पे चढ़ के खड़ा हो गया। लो खड़ा हूँ, क्या करोगे मेरा? अब पहले तो गांव वाले सकपका गए, यार अब क्या करें, तो सामने खड़ा हो गया, ये तो अटैक भी कर सकता है किसी को भी, और वाकई में नरभक्षी अटैक कर देता है। तो गांव वालों ने तुरंत जो है आग वाग जलाई और पटाखे वगैरह बम जो होते हैं ना दिवाली वाले, ये फोड़ने लगे। अब आग और पटाखों से थोड़ा सा डर के घबरा के आदमखोर वहाँ से भाग गया। बाघ ने आरती को जो है गर्दन की ओर से पकड़ा था और इस वजह से उसके पीछे की ओर के जो बाल थे वो उखड़ गए थे और गर्दन पर दांतों के गहरे निशान थे जिनसे खून निकल रहा था। जमीन पर घसीट के ले जाए जाने के कारण उसके शरीर पर जगह जगह खरोंचें लग गई थी जिनसे खून रिस रहा था। होता ही यार घसीट के ले जाने में। तो दूसरे दिन घटना की सूचना पाकर वन्य जीव प्रतिपालक AK शर्मा और सहायक वन संरक्षक IS सिद्दीकी जी घटनास्थल पर पहुंचे। यहाँ पर इन्होंने एक पारदर्शी कागज पर बाघ के पंजों के निशान लिए, फिर उनका स्टडी किया। तो इन दोनों जो ये अफसर से, इन दोनों अधिकारियों के अनुसार ये जो निशान थे, जो इन्होंने निशान उठाए थे, ये केसरवाला और महेंद्रपुर गांव में जो दीपा और आरती को मारने वाला जो आदमखोर बाघ था उसके पंजों से मेल खा रहे थे, मतलब वही पंजे के निशान थे जो वहाँ थे।
और इससे ये भी पता चल गया कि ये जो है एक मेल लेपर्ड है, नर गुलदार है, बाघिन नहीं है, बाघ है। दोस्तों इसके बाद और क्या क्या हुआ, उत्तराखंड के किन इलाकों में कब कौन सा बाघ सक्रिय रहे, मतलब कब कब कहाँ कहाँ पे कौन कौन से बाघ सक्रिय रहे, ये सब मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा। यार कमर में बहुत दर्द हो रहा है आज। तब तक बने रहिए उत्तरांचल डायरीज के साथ। दोस्तों मैं घटनाओं को उसी क्रम में सुनाता हूँ जिस क्रम में वो घटित हुई थी, और बहुत जल्दी ही एक नई सीरीज भी आप लोगों के सामने लाने वाला हूँ। बस आप लोगों से निवेदन है कि अपना प्यार और आशीर्वाद दोस्तों बनाए रखिएगा। ये बहुत ज़रूरी है यार मेरे लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए भी, कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। दोस्तों वादा कर रहा हूँ, ठीक हो गया तो आप में से ज़रूर किसी ना किसी को उन जगहों में ज़रूर ले जाऊँगा जहाँ जहाँ आपकी घटनाएं मैंने सुनाई हैं। जो मित्र चैनल में पहली बार आए हैं उन सबसे प्रार्थना करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हो सके तो कमेंट भी करें। साथ ही दोस्तों आप लोगों से एक यार विनती है, ये मेरी ज़रूरत है कि अगर आप लोगों के गांव या घरों के आसपास या आपके क्षेत्र में या आपकी नॉलेज में कभी भी कोई बाघ आदमखोर हुआ हो तो आप लोग उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोग चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं नीचे अपना नंबर टाइप लिख दूंगा, अपना नंबर दे दे रहा हूँ आपको। आप मेरे को कॉल करना चाहें कॉल कर दें, व्हाट्सएप करना चाहें व्हाट्सएप कर दें। बस यही कहना है कि अगर आप लोगों के पास किसी भी आदमखोर की जानकारी हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मैं उसे उत्तरांचल डायरीज़ के माध्यम से और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और वैसे आप लोग चाहें तो घटना को कमेंट में भी लिख के बता सकते हैं कि फलाने गांव में उस सर ने, फलाने गांव में उस क्षेत्र में, कितना भी लिखेंगे तो बाकी फिर मैं पता लगा लूँगा, ढूंढ लूँगा, तो उससे मेरा काम चल जाएगा। अभी कई शिकारियों ने कई बाघों को मारा है, उन शिकारियों से भी कोशिश कर रहा हूँ कांटेक्ट करने की। तो मैं, हो सकता है कि उनके सामने भी कभी लाइव आऊँ और आप लोगों के प्रश्नों के जवाब दूँ। चल ये बात अभी, तो देखिए आगे क्या होता है। आप लोग का प्यार और मोहब्बत, आशीर्वाद, ये सब चाहिए है। तो दोस्तों यार अभी तो चलता हूँ यार, जल्दी मिलता हूँ आप लोगों को ये बताने के लिए कि फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो दोस्तों जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।